नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। सोमवार को जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव होने जा रहे हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव का मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और उसके बाद मंगलवार को मतपत्रों की गिनती आरंभ की जाएगी। मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी संपूर्ण तिवारी और उप मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश तिवारी ने मतदान और मतगणना की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव समिति द्वारा कुल 52 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में से 2 मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मतदान की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। जिला अधिवक्ता संघ के लिए होने वाले चुनाव में कुल 74 उम्मीदवार मैदान में हैं और लगभग 2945 मतदाता अधिवक्ता मतदान में भाग लेंगे। वोटर्स को अलर्ट करने के लिए हमने नियमावली को प्रदर्शित किया है। जहां से शुरू करेंगे वहां से 2 और 3 स्थान पे जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी हमने चस्पा किए हैं। और इस तरीके से इस वर्ष का चुनाव जो है, जो भविष्य में चुनाव, जो पूर्व चुनाव हो चुके हैं उनसे कुछ सीखते हुए और जो कमियां थी उसको पूरा करती है। इस बार प्रत्याशी जो है वो 74 हैं, पर हमने जो इसमें आपको लिखा है कि अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार आए हैं इस बार और चारों अपने अच्छा दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। और उपाध्यक्ष पद में पुरुष पद में 5 उम्मीदवार हैं, महिला उपाध्यक्ष पद में 3 उम्मीदवार हैं। सचिव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है उसमें 7 उम्मीदवार हैं। सह सचिव पद हेतु 5 हैं, कोषाध्यक्ष पद हेतु 5 हैं, पुस्तकालय सचिव पद हेतु 7 उम्मीदवार हैं और कार्यकारिणी सदस्य के लिए हमने बताया कि 38। ऐसे बूथ इस बार हम लोगों ने 50 बूथ बनाए हैं, 50 बूथ बनाए हैं। 2 बूथ अलग से बनाए हैं जो स्पेशलिटी के लिए हैं, जो बुजुर्गों के लिए हैं, जो वीआईपी कैटेगरी कह सकते हैं उनके लिए। 2 इस तरह कुल 52 बूथ में हम इस चुनाव को संपन्न करेंगे। तो हमारी स्थिति ये रहेगी कि सारी जो पेटियां हैं, मतपत्र की पेटियां हैं, वो डीजे के स्ट्रांग रूम में जमा रहेंगी। जिस पद के प्रत्याशी की वोटों की गिनना है केवल वही वहाँ से मतपत्र लाया जाएगा, मतपेटी लाई जाएगी। यहाँ इसी कमरे में उसको खोला जाएगा प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में और उनकी गिनती करने के पश्चात उस पेटी को आपस में रखवा दिया जाएगा। तो पारदर्शिता का नियम यही है कि उस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, संपूर्ण सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हमारी जो है मतपत्र गिनती किए जाएंगे। खास बात यह है कि मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शहर में अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है। फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। नतीजतन लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए फुटपाथों का लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और तो और अतिक्रमणों के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है। शहर में अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है। रोड और फुटपाथों पर काबिज इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। नतीजतन अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। माड़ोताल क्षेत्र में भी मुख्य सड़क के किनारे फुटपाथ पर अतिक्रमणों की बाढ़ आई हुई है। लोगों के चलने के लिए बनाए गए फुटपाथों पर चाय पान की दुकानें, चाट के ठेले सजे हुए हैं। ऐसे में ना तो फुटपाथ का लोग उपयोग कर पा रहे हैं, दूसरी ओर अतिक्रमणों से सड़क हादसे भी हो रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो माड़ोताल जो लाखों की कीमत पे बनाया गया फुटपाथ है, उस पे आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है। ये प्रशासन के पैसों की बर्बादी नहीं है तो क्या है? क्या देखते हैं आप वहाँ पर? वहाँ पे टोटल पान, चाय, सब चीज़ के टपरे खड़े रहते हैं लाइन से। चाइनीज़ कोई जगह व्यवस्था बननी चाहिए। इन लोगों के लिए भी एक अलग से एक जगह मिलना चाहिए प्रशासन से कि ये पार्किंग की एरिया को छोड़ के बाकी जगह इन लोगों को शिफ्ट किया जाए कि एक अच्छे से उनकी व्यवस्था बन सके। रोजगार सबका है, सबका चलता है। माड़ोताल शहर का महत्वपूर्ण माना जाने वाला इलाका है। यहाँ से बाईपास भी नज़दीक है, साथ ही कुछ ही दूरी पर बस टर्मिनल भी है। इस क्षेत्र में हमेशा भारी वाहनों और बसों की आवाजाही भी बनी रहती है, लेकिन सड़क और फुटपाथ पर काबिज अतिक्रमणों से क्षेत्र का यातायात बुरी तरह प्रभावित है। जबलपुर के एक युवक को बिहार की पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ बिहार ले गई है। पुलिस का कहना है कि एक लड़की की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। लड़का बिहार की एक लड़की से चैट और मैसेज करता था।
जिसकी शिकायत पर ये कार्रवाई की गई। बिहार पुलिस ने युवक की गिरफ्तारी के लिए मदन महल थाना पुलिस की मदद ली थी। उसे बिहार ले जाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। मदन महल थाना क्षेत्र माली मोहल्ले में रहने वाले एक युवक को बिहार भागलपुर की लड़की से चैट करना और उसे मैसेज करना महंगा पड़ गया, जिसकी शिकायत लड़की ने भागलपुर पुलिस से की। शिकायत की जांच करने के बाद बिहार पुलिस की 3 सदस्यीय टीम जबलपुर पहुंची और मदन महल थाना पुलिस की मदद लेकर युवक को हिरासत में लिया। बिहार पुलिस युवक को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर भागलपुर वापस चली गई है, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। युवक का नाम छोटू बताया जा रहा है। मदन महल पुलिस का कहना है कि बिहार पुलिस युवक का वारंट लेकर आई थी। शहर में ई ऑटो धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। खास बात यह है कि यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने के साथ ही ई ऑटो के चालक लापरवाही ढंग से वाहन चलाकर सड़क हादसों को अंजाम भी दे रहे हैं। रविवार को हाई कोर्ट की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ऑटो चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में जहां बाइक क्षतिग्रस्त हो गई तो वहीं ऑटो सवार बुजुर्ग भी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया। शहर में संचालित हो रहे ई ऑटो अब सड़क हादसों का कारण भी बन रहे हैं। रविवार की दोपहर कलेक्टर कार्यालय के पास तेज रफ्तार ई ऑटो के चालक ने सड़क किनारे खड़े एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही ऑटो में सवार एक बुजुर्ग भी घायल हो गए। घटना के बाद राहगीर मौके पर एकत्र हो गए और उन्होंने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मैं वहाँ पे खड़ा था तो अचानक तेज बहुत तेज आवाज़ आई। तो मैं दौड़ते दौड़ते जैसे मैं आया तो एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ गिरा पड़ा हुआ था, ऑटो ऐसे गिरा पड़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने उठाए और एक दूसरा ऑटो रोके हम लोगों ने, उनको विक्टोरिया बिछाया। ऑटो पलट गया था उनके ऊपर। यहाँ पे एक भाई सज्जन बैठे रहे, उनको भी लगा हुआ है, ये गाड़ी पड़ी हुई है। फिर एक दूसरा ऑटो रोके हम लोगों ने, सवारी को भी लगाया। यहाँ पे कांच घुस गया और हाथ में कलेक्ट्रेट के चौराहे से एक बहुत तेज़ी में एक सा आ रहा था और यहाँ पे लाल बाइक दिख रही है, जो लाल बाइक किनारे खड़ी हुई थी। बहुत तेज़ी में आया, वो लाल बाइक में मारा और ऑटो पलट गया। ऑटो में एक सवारी थी, करीब 70 साल के चच्चा रहे होंगे, वो रोजे से रहे। उनके यहाँ पे माथे पे कांच घुस गया और ये हाथ पे कांच घुस गया। तो हमने दूसरा ऑटो करके उनको विक्टोरिया पहुँचाया। ऑटो वाले की गलती थी, बहुत स्पीड में आ रहा था, वो मोबाइल चलाते हुए चला रहा था, वो ऑटो चलाते हुए। खास बात ये थी कि ई ऑटो में नंबर भी नहीं था। राहगीरों के माने तो ई ऑटो चालक लापरवाही और तेज रफ्तार से ई ऑटो चला रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र मिलेनियम कॉलोनी में रेलवे अधिकारी और उनके पुत्र की दोहरी हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि इस दोहरी हत्या की वारदात को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। पुलिस की टीमें हत्या के आरोप में फरार मृतक रेल अधिकारी की पुत्री और उसके प्रेमी की तलाश और गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाले रेलवे अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। हत्या के मामले में फरार मृतक रेल अधिकारी की पुत्री और उसके प्रेमी मुकुल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें छापामारी कर रही हैं। पुलिस को दोनों के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। इस आधार पर अलग अलग पुलिस टीमें रवाना की गई हैं। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों ने पूरी योजना के तहत इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसके पर्याप्त सबूत पुलिस के पास मौजूद हैं। पुलिस को आरोपियों के सुराग हासिल हुए हैं और जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। दोनों अक्यूज्ड हैं वो काफ़ी प्लानिंग करके गए हैं और हमें अभी जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारे इनपुट हैं, उसके आधार पे हमारी टीम उनके पीछे है। और क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस और थोड़ा सा लोकेशन का जो इसमें इशू है, इसलिए हमारी टीम लगातार वर्क कर रही है और इसमें थोड़ा समय लगेगा, परंतु जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लड़की से कोई संपर्क या लड़की ने कभी कोई संपर्क करने की कोशिश की हो? देखिए, अभी तक कोई संपर्क का कोई प्रयास नहीं है और अभी तक जो साक्ष्य इकट्ठा हुआ है उसमें इन दोनों के द्वारा प्लानिंग करके घटना की गई है और हमारी टीम्स लगातार इसमें लगी हैं और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। देखिए, पीएम रिपोर्ट अभी मिली नहीं है, लेकिन अभी जो प्राइमरी एविडेंस है वो हत्या का एविडेंस उसमें आया है और अभी जो घटना में प्रयुक्त हथियार है वो अभी जो है रिकवर नहीं हुआ है। खास बात ये भी है कि अभी तक पुलिस को वो हथियार भी नहीं मिला है जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। माना जा रहा है कि दोनों फरार आरोपी जिले से बाहर भागने में सफल हो गए हैं। ऐसे में पुलिस टीमें लगातार उनकी तलाश कर रही है।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। जबलपुर में रविवार की देर शाम तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं नमी ला रही हैं। नए सिस्टम की एक्टिविटी से जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में बारिश और तेज हवा चलने की संभावना बनी रहेगी। ऐसा ही दौर अगले 3 दिन यानी 19 मार्च तक रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं के कारण मौसम बदल गया है। रविवार की शाम जबलपुर में तेज आंधी गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 3 दिन यानी 19 मार्च तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी उत्तरी उड़ीसा के ऊपर छत्तीसगढ़ होते हुए विदर्भ तक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इस कारण दक्षिण पश्चिम हवाएं अरब सागर से नमी ला रही हैं। वहीं नमी भरी दक्षिण पूर्वी हवाएं भी पूर्वी मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। इस कारण बारिश, ओले और तेज आंधी का दौर चलने लगा है। इसका असर जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में देखने को मिल रहा है। बारिश और तेज हवाओं से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। अब इस बारिश से अभी फायदे कम घाटे ज़्यादा है किसानों के सारे, है ना। किसी की फसल कट रही है, चने कटे डले हैं, मसूर कटी डली है, गेहूं कटने को तैयार है, इसमें लॉस ज़्यादा है और इसमें बीमारियां भी बढ़ेंगी। एकदम से ये तपन होगी बारिश के बाद, तो इससे क्या है, तपन होगी, उमस वाली गर्मी होगी। इससे अभी फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा। इसमें भाई हम लोग किसानों से जुड़े हुए हैं और खुद भी किसान हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।